ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया की सियासत के पीछे क्या क्या गंद होता है वो आम लोग नहीं जानते। मीडिया के जरिए सियासी लोगों की तस्वीर बहुत अच्छी बना करके पेश की जाती है, लेकिन बहुत से लोग, सभी नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी अगर अंदर से इंफॉर्मेशन आप हासिल करें तो बहुत गंद निकलेगा। और इस गंद निकलने का एक बड़ा सिलसिला अमेरिका में शुरू हो रहा है। किसी हद तक सामने आ चुका है, किसी हद तक और सामने आने वाला है। यह है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के नाम से मशहूर एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल, जो सेक्स स्कैंडल, कम उम्र की बच्चियों को गलत रास्ते पर ले जाकर के और बड़े बड़े सियासतदानों की का उनको निशाना बनाया जाना, ये एक बहुत बड़ी चीज सामने आई थी। और अब ये इस वक्त बहुत अहम है इस पर बात करना कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उस पर दस्तखत कर दिए हैं कि वो फाइल आम कर दी जाए। खबरें ये भी है कि खुद ट्रंप उसमें मुलविस है और बहुत बड़े बड़े नाम मुलविस हैं इसमें। जैसे खुद ट्रंप के बाद लैरी सुमर्स, जो पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी रह चुके थे, एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, जो किंग चार्ल्स के भाई हैं। इसी तरह से स्टीव बैनन, जो ट्रंप के साबिक सलाहकार, और एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट अमेरिका के माइकल वॉल्फ, उनका भी नाम इसमें सामने आया है। इस सब पर एक बार हमने पहले भी बात की थी। आज एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं। वो इस पूरे इशू को बहुत नजदीक से जानते हैं और मीडिया स्टार वर्ल्ड भारत का पहला ऐसा चैनल था जिस पर इस सिलसिले में पहला डिस्कशन हुआ था। आज फिर और तफसीलात, चूंकि अब ऐसा लगता है कि दुनिया की सियासत पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है अगर मीडिया ईमानदारी से अपना काम कर ले। फिरोज मिथिपुर वाले साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्या होने वाला है ट्रंप के दस्तखत के बाद? क्या होने वाला है इस एप्स्टीन फाइल का? कुछ हकीकतें सामने आएंगी या अब भी कुछ छुपा लिया जाएगा? क्या लगता है आपको? छुपाया ज्यादा जाएगा, क्योंकि ट्रम्प के दस्तखत के बाद भी बोल रहे कि 1 महीने के बाद रिलीज करेंगे। हम्म। और रिलीज भी वही करेंगे जो क्लासिफाइड नहीं है, जिन पे इन्वेस्टिगेशन नहीं जारी है, जो नेशनल सिक्योरिटी के सवाल है वो भी छुपाए जाएंगे। और इतना वक्त क्यों लिया, जब ट्रंप ने तो अपने पूरे कैंपेन में बोला था कि आते ही मैं एप्स्टीन फाइल रिलीज करूंगा, मगर जब वक्त आया रिलीज का तो बोला ये फेक है, ये डेमोक्रेट्स का होक्स है। उनकी जो डीओजे है वो पैम बॉन्डी, उसने तो बोला मेरे टेबल पे है, मैं कल ही सब रिलीज करूंगी। कैश पटेल जो एफबीआई का चीफ बना है, उसने बोला था कि अभी तक सब छुपाया गया है, हम जैसे आएंगे सब रिलीज करेंगे। तो एक्चुअली टोटल जो फाइल्स है, ऑडियो, वीडियो, पेपर, कागजात सब मिलाकर 300 जीबी है, पूरा मिलाकर 300 गीगाबाइट। हम्म। उसमें से अभी तक एक ही गीगाबाइट बाहर निकला है। हम्म। बहुत कम प्रमाण अभी तक बाहर निकला है। इतने निकलने पे इतना बड़ा इशू बन चुका है। तो आप सोचो कि अगर 300 गीगाबाइट कभी निकल गया तो क्या होगा। हम्म। और पॉइंट ये है कि ट्रंप ने जो भी साइन किया है, अभी क्यों साइन किया उसने, सवाल ये आता है। हम्म। अभी तक वो डिनाई कर रहा था, सबको गाली दे रहा था, सब झूठी बात है। तो हुआ क्या कि अभी जो चुनाव हुए, जो जनरल इलेक्शन जो लोकल हुए, मेयरल और कुछ कुछ जो 8-10 स्टेट में इलेक्शन हुए, सब जगह रिपब्लिकन पार्टी हार गई। हम्म। ओके। और हारने का कारण ये था कि जो सरकार का शटडाउन हुआ था, 2 महीने से सरकार की शटडाउन, हम्म। ये सरकार का शटडाउन तो हर साल होता है, मगर इतना लंबा कभी चलता है कभी नहीं चलता है। हम्म। शटडाउन में क्या हुआ कि इस बार इलेक्शन आ गए, अफोर्डेबिलिटी का बड़ा मुद्दा जो जोरान और ऐसे लोगों ने बनाया था। शटडाउन के दौरान क्या हुआ कि जो स्नैप बेनिफिट होते हैं, जो फूड स्टैम्प्स का जो पैसा हर एक
परिवार जो अफोर्ड नहीं कर सकता, बेसिक खाना पीना जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको फूड स्टैम्प मिलता है। मान लो कि जो वॉलमार्ट के एम्प्लॉय है जिनको 7.5, 10, $12 मिनिमम रेट मिलता है, उनको खाने के लिए सपोर्ट सरकार पैसा देती है, जिसको फूड स्टैम्प बोलते हैं। वो फूड स्टैम्प बंद हो गए थे, उससे भी बहुत नुकसान हुआ ट्रम्प की पार्टी को। ओके, तो शटडाउन क्यों किया था? शटडाउन इसलिए किया था क्योंकि 2-3 महीने पहले एक बाई इलेक्शन में एंजेलिटा ग्रिवाला करके एक कांग्रेस उम्मीदवार जीत कर आई डेमोक्रेटिक पार्टी की। उसका स्वेरिंग इन ही नहीं कर रहे थे। अगर स्वेरिंग इन होता तो 218 वाला वोट था, 218वां नंबर वोट, वो एडेलिटा डाल देती और एप्स्टीन फाइल रिलीज होता था। क्योंकि इनके पास 4 वोट कम थे, तो मार्जरी टेलर ग्रीन, थॉमस मैसी और 2 औरतें जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उन्होंने स्विच किया और एक ही वोट पेंडिंग था एडेलिटा ग्रिवाला का, जो जीतकर आई थी। वो वोट को अवॉइड करने के लिए सरकार का शटडाउन कर दिया। शटडाउन कर दिया तो एप्स्टीन फाइल नहीं निकल रहे थे, मगर हार गए क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था ये फूड स्टैम्प्स वाला। तो जब ये हारे तब ये तय हुआ कि भाई अभी ये निकालो एप्स्टीन फाइल को और उसको मैनेज करेंगे। ओके, तो जो जेफरी एप्स्टीन का भाई है मार्टिन एप्स्टीन, उसने तो बोला है कि ये पूरे फाइल स्क्रब हो रहे हैं, रिडैक्ट हो जाएंगे। आपको पता है रिडैक्ट क्या होता है, कि उस पर काला कलर ही मारा जाता है। तो 1000 से ज्यादा FBI के एम्प्लॉयज को लगाया गया एप्स्टीन फाइल्स पे काम करने के लिए, ताकि जो जो नाम उनको हटाने हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन उनको काला रंग मारना है, वो मार दे। ये सब चल रहा है। इसलिए ट्रम्प ने बोला निकालो, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी भी 1 महीना के टाइम के बाद निकलेगा। मगर पॉइंट इतना है कि ट्रम्प का नाम इतनी बार आ चुका है, उसके फोटोग्राफ्स इतनी बार आ चुके हैं, तो और उसके खिलाफ बयान है। एक तो लड़की है मारिया फाउलर, जो 13-14 साल की थी, जिसका बलात्कार ट्रम्प ने किया है, वो तो सब ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, ये सब चीजें आ चुकी है। तो ट्रम्प का नाम आए भी ना आए फाइनल लिस्ट में, क्योंकि वो बोला कि अभी बिल क्लिंटन का नाम आएगा, लैरी समर्स का नाम आएगा जिसका अपना नाम लिया, ये सभी के नाम आएंगे। ये सब डेमोक्रेट्स का, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो पॉइंट इज के एप्स्टीन फाइल से जो गंदगी है अमेरिका में और पूरी दुनिया में, क्योंकि जैसे प्रिंस सलमान का भी नाम उसमें है। प्रिंस सलमान का भी फोटोग्राफ इसके घर में था, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। हाँ, उसका भी फोटो है इसके घर में। ओके, तो अभी तो इतने सारे नाम निकल रहे हैं और निकलने वाले हैं। ठीक है, और ये इसका और भी एक बहुत बड़ा कारण है ये प्रेशर का, कि जो सर्वाइवर्स है, उनको हम लोग विक्टिम नहीं बोल रहे, जो एप्स्टीन सर्वाइवर्स है, जो 15 एक औरतें हैं, उन्होंने फाइनली जाके कैपिटल हिल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसमें रो खन्ना, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के इंडियन ओरिजिन के हमारे पंजाबी जो कांग्रेसमैन है, रो खन्ना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया डेमोक्रेट पार्टी में। और यहाँ मार्जरी टेलर ग्रीन और थॉमस मैसी, ये 3-4 लोगों ने मिलकर कहा कि हम इन सर्वाइवर्स के साथ है, हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर ये नाम नहीं खुलेंगे तो हमारे पास वो नाम की लिस्ट है, हम लोग खोल देंगे। अगर सर्वाइवर्स नहीं बोल पाए, क्योंकि सर्वाइवर्स पे कोई लीगल बंदिश है, वो नहीं बोल पाएंगे, मगर वो बोले हम सब नाम रीड आउट करेंगे। ओके, तो पॉलिटिकली ट्रम्प हार गया इलेक्शन। तो अभी इस लिस्ट को निकालो, लिस्ट को निकालना है तो उसको कवर अप करो, ये सब चीजें चल रही है। और एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इजरायली लॉबी को, क्योंकि अभी दुनिया जानती है कि जेफरी एप्स्टाइन एक मोसाद एजेंट थे, वो इजराइल के लिए काम कर रहे थे, और इसी के माध्यम से टॉप लेवल के अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर्स, हॉलीवुड, मीडिया, कॉर्पोरेट बैंकर्स, हार्वर्ड के चेयरमैन ये जो लैरी समर्स है, इस बिल क्लिंटन, एलन डर्शोविट्स, इतने बड़े बड़े नाम हैं, जो टॉप लेवल के लोग के नाम है, जो अमेरिका को चलाते हैं, दोनों पार्टी में, रिपब्लिकन डेमोक्रेट। तो ऐसे ही कंसेंसस से दोनों पार्टी को चला रहे थे। ओके, तो एक है ब्लैकमेल, ये पूरे एप्स्टीन फाइल का, क्योंकि लड़कियों को सप्लाई करते थे। ओके, और एप्स्टीन का रैकेट क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या करता था कि उसने एक मॉडलिंग एजेंसी का उसके बाद मॉडलिंग एजेंसी, ये तो ट्रम्प के पास भी थी, तो मॉडलिंग एजेंसी के नाम पे 13, 14, 15 साल की लड़कियों को वो बुलाता था। ठीक है, और उनको बोलते थे कि भाई तुम आ जाओ और $200 तो मिलेंगे। तो पहले दिन आते थे तो उनसे मसाज करवाते थे, उसमें उनके फोटो वोटो बन जाते थे, इनको डरा डालते थे।
फिर उनको बोलते थे ये $200 लो, अभी तुमको इससे निकलना है, तुम तुम्हारे दोस्तों को लाओ, फिर तुम निकल जाओगी। तो एक से एक करते 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 ये लोग सबको फंसाते गए। और जो लड़कियां ये लीडर को अच्छी लगती थी, कह के लीडर ये सब जो पापी है, ठीक है, उनको सप्लाई करके उनका उनसे जो दुनिया भर के सेक्सुअल एक्ट करवाते थे, इंक्लूडिंग बलात्कार, ये सब इन्होंने करवाया। ये सब वीडियोज है जेफरी एप्स्टाइन के पास। ओके, ये पूरा रैकेट था। और उसमें गिलेन मैक्सवेल जो है वो उसकी जो पार्टनर है। और गिलेन मैक्सवेल के जो वो तो भी जेल में है। और उसके जो फादर थे रॉबर्ट मैक्सवेल, वो भी इजरायली मोसाद एजेंट ही है, जो ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा अखबार चलाते थे। तो बहुत हाई लेवल के लोग इस पूरे, तो एक गिलेन मैक्सवेल एक जेफरी एप्स्टाइन की बात नहीं है, इसमें हजारों हजारों लोग ये पूरे रैकेट में लगे थे कि दुनिया भर में से लड़कियों को लाना, सप्लाई करना, उनके मैंशन को ये बहुत बड़ा रैकेट है, दो चार लोग का काम ही नहीं। ओके, तो इसमें निकला ऐसा कि 2005 में एक पेरेंट ने जाके कंप्लेंट किया पुलिस को। सॉरी, मैटर अभी है मैं उस पर जरा बाद में आएंगे। कल ही हमारे एक दर्शक ने कमेंट में लिखा कि ये एमबीएस जो ट्रंप के पास गए थे, क्या वो इस एप्स्टीन फाइल से अपना नाम हटवाने के लिए तो नहीं गए थे? और जो ये सौदे भी इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, $1 ट्रिलियन अमेरिका को देंगे और बहुत से सौदे हो रहे हैं, क्या उसी दबाव में तो नहीं हो रहे? तो ये बहरहाल एक सवाल बहुत बड़ा है कि क्या मोसाद, सीआईए इस तरह से लीडर्स को फंसा करके अपने सरकारों को इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि उनका कारोबार भी चलता रहे, उनकी रोजी भी चलती रहे, हथियार भी बिकते रहे। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट नजर आ रहा है। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स दोनों इसमें शामिल हैं और दुनिया के बहुत से मुल्कों के लीडर्स भी इसमें ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये किस तरह से चलता था, जो चीज आप बताना चाह रहे थे। अब थोड़ा सा बताइए, लोगों का जहन थोड़ा तैयार हो जाए कि आखिर क्या क्या कहां तक, क्या ये कहीं कहीं भारत तक भी, क्या पाकिस्तान तक, क्या इस इलाके इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक भी कहीं कोई इसका लिंक बनता है क्या? अभी तक हरदीपुरी का नाम आया है। हाँ। और एक ईमेल में अनिल अंबानी का भी नाम आया है। अनिल अंबानी और एप्स्टीन का भी कुछ ईमेल एक्सचेंज हुए कुछ बिजनेस डील को लेकर। और हरदीपुरी जो बड़े ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, उनका भी नाम इसमें आया। तो अभी तक तो पता नहीं, अभी तक तो शुरुआत में मैंने बोला ना, 300 जीबी में से अभी 1 जीबी ही इंफॉर्मेशन निकला है। तो 299 जीबी तो अब तक बाकी है। ओके, और जो इजरायली लॉबी के करीब के लोग हैं, वो तो इसमें लपेटे में है ही। तो भी तो बहुत कुछ अभी पता चलेगा। ओके, और पिछले 15 दिनों से आप देख रहे होंगे कि 20,000 से ज्यादा ईमेल डंप हुए। ओके, और उसमें भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन ट्रम्प के बारे में आया है। ऑलराइट, तो नंबर 1 तो ट्रम्प ही, आप समझ लीजिए। ट्रम्प ओवर स्मार्ट बना कि मैं आऊंगा तो ये निकालूंगा और मैं सबको एक्सपोज करूंगा। मगर सबसे करीब का रिश्ता एप्स्टीन के साथ था तो ट्रम्प का था। ओके, और उसी का नाम नंबर 1 है। उसके बाद आप बिल क्लिंटन को ले लो या एलन दर्शोविच जो वकील है इजराइल का अमेरिका में, जो उनकी वकालती करते रहते हैं, वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। वो खाली जेफरी एप्स्टाइन का वकील नहीं है, वो भी ये सब कांड में शामिल था। ओके, फिर लेक्स वेक्सनर है, वो भी बिलियनर है। हैरी वाइनस्टाइन, ये सब मेगा ग्रुप के जूइश बिलियनर्स है जो इसमें थे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नाम तो एहूद बाराक है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, जो जेफरी एप्स्टाइन के न्यूयॉर्क पेंशन में उसके फोटोग्राफ्स है। तो बहुत ही भयंकर किस्म के लोग, बहुत ही पावरफुल किस्म के लोग ये पूरे रैकेट में हैं। मगर एजेंडा क्लियर था कि अमेरिकन पॉलिटिक्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ब्लैकमेल किया जाए, और वो प्रो इजराइल काम कैसे करते रहे। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं था। जिस प्रकार से अमेरिका अपने मतलब $8 ट्रिलियन का बिल बन चुका है पोस्ट 9/11। पिछले 25 सालों में $8 ट्रिलियन का बिल खाली बन चुका है ये इजराइल के वॉर्स के लिए। ये अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ है। ये जो भी 9/11 भी हमको पता है अमेरिका मतलब सीआईए और मोसाद ने करवाया था। ठीक है, वो तो जो 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 आर्म्स लॉबी उनको बहुत फायदा हुआ, मगर ओवरऑल अमेरिकन जनता को बहुत नुकसान हुआ है। उनका पैसा जा रहा है इजराइल, जहाँ फ्री हाउसिंग है, फ्री चाइल्ड केयर है, फ्री हेल्थ केयर है, सब कुछ है। मगर अभी हमको पता है कि ये सब अमेरिका में नहीं है। ओके, और अभी ये जो बेन शपीरो है, ये जो इजरायली प्रो इजराइल लॉबी वाला जो डेली
वायर करके जो वेबसाइट चलाता है, हाँ। जो पूरा इजराइल की ही वकालत करता है, उससे तो ऐसे ही हद तक बना दिया था कि नेतन्याहू को प्रेसिडेंट बनना चाहिए अमेरिका का, अगर वो खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा। ये बेन शपीरो है। तो एक डिबेट था, एना कास्पेरिन जो लेफ्टिस्ट है, हम्म, तो बेन शपीरो बोला कि ये जो पूरा कर्जा है हमारा 38 ट्रिलियन डॉलर्स का, हम्म, उसका कारण ये है कि सोशल सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही भारी पड़ रही है। ये जो पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी, इसको काटना चाहिए। हम्म, ओके, तो मतलब अमेरिकन लोगों का ही दोष है। जब हाउसिंग की बात आती है तो बोलता है कि अगर तुमको न्यूयॉर्क में तुम हाउसिंग नहीं अफोर्ड करते तो बाहर चले जाओ, ठीक है, हम्म, ताकि जूइश बिलियनर्स पे जो टैक्सेशन होने वाला है वह ना हो। ओके, हम्म, और इसी के काउंटर में फिर एना ने बोला कि ये पैसा जो तुम लोग लेके जाओ ना हमारा ये वॉर्स में, उसके कारण हमारा 30 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा बन चुका। अभी हम लोग को ये बंद करना पड़ेगा। हम्म, तो अभी लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, अमेरिका हम्म, फर्स्ट हम्म, या इजराइल फर्स्ट। हम्म, ओके, तो एम मागा मूवमेंट खत्म हो गया है। मागा मूवमेंट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रम्प का जो लेबल था वो खत्म हो गया है। और अभी अमेरिका फर्स्ट है, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों साथ में है। टकर कार्लसन जो है, कैडेन सोविल जो है, और दोनों राइट विंग क्रिश्चियन कॉन्जर्वेटिव है, और एना कास्पेरियन इज ए लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव। तो उनके सोशल इश्यूज पे बहुत सारे अंतर होंगे, मगर इस पे कि अमेरिका फर्स्ट, और तीनों का बोलना है कि अमेरिका इज कंट्रोल्ड बाय द ज़ायनिस्ट लॉबी, ये क्लियर कट बोल रहे हैं। ओके, चार्ली कर्क के प्लेटफॉर्म से टकर कार्लसन ने बोल दिया था कि कौन सा हमारा दोस्त है इजराइल जो हम पे ही ये पूरा एप्स्टीन फाइल लगाता है और हमारा ही स्पाइंग करता है, तो ये कौन सा हमारा दोस्त है, ठीक है। अरे तो साहब, अरे और साहब, टकर कार्लसन, मुझे तो एक साहब ने इस हद तक बताया कि सीआईए हेडक्वार्टर में सीआईए अफसरान अपनी मीटिंग नहीं करते, इस डर में कि यहाँ मोसाद जासूसी कर रहा है। इस डर में वो अपने ऑफिस में मीटिंग नहीं कर पाते। इससे ज्यादा और खतरा क्या होगा? एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ी सी और डिटेल बताइए कि ये किस किस तरह से, अगर कुछ और नाम भी, बड़े नाम आप बता सकें, क्या क्या कुछ है, और क्या मोडस ऑपरेंडी किस तरह से, आपने थोड़ी सी तो बताई है, लेकिन और अगर तो डिटेल बताएं लोगों को तो शायद थोड़ा सा। जी। देखिए, जो बड़े नाम है, प्रिंस एंड्रू का तो नाम हम्म, वर्जीनिया गुफरे के साथ तो जुड़ा ही है। हम्म, वर्जीनिया गुफरे का खास यहाँ जिक्र करना चाहिए क्योंकि वो एक औरत है जो लड़ी, हम्म, और 6 महीने पहले मर गई और मारा गया, या किसी को पता नहीं, मगर वो गुजर गई है, हम्म, ठीक है। मगर उसने एक बड़ा काम किया था कि उसने एक पूरी किताब लिख कर गई, और वो हम्म, किताब छप कर आई है। हम्म, तो उसने कुछ ही नाम लिए हैं, कुछ नाम नहीं लिए, मगर उसके लिखान से समझ में आता है वो किसके बारे में बात कर रही है। हम्म, क्योंकि उसका भाई अभी उसके लिए लड़ रहा है, और उसका भाई बोलता था कि अगर वर्जीनिया ने कुछ पत्रकारों से मिलने की कोशिश की तो वर्जीनिया को अपने बच्चों के फोटो दिखाए जाते थे कि हम्म, कौन से स्कूल में तुम्हारे बच्चे अभी किधर है, हमको पता है। ये हम्म, बहुत ही भयंकर पावरफुल हो गया, यहाँ की माफिया है वो। हम्म, हम्म, ये जो अमेरिकन सरकार में बैठे हुए वो माफिया है, दुनिया में जो वॉर कर सकते हैं, लाखों लोग को मरवा सकते हैं, तो ये कुछ औरतों को मरवाने में उनका कुछ नहीं जाता, हम्म, ठीक है। तो ये जो सर्वाइवर्स है, ये जो औरतें लड़ रही है और जो खड़ी है ना, वो अपने जान पे हथेली पे खड़ी है। हम्म, तो प्रिंस एंड्रू का तो नाम बर्बादी हो गया, उसके बाद एक बार उसके साथ उसका तो टाइटल भी निकाल दिया। हम्म, बिल क्लिंटन का नाम क्लियर कट है, क्योंकि बिल क्लिंटन ने मोनिका लेविन्स्की, हमको उसके इतिहास पता है। हम्म, डोनाल्ड ट्रंप तो भयंकर किस्म का है, 26 औरतों का कंप्लेंट है उसके खिलाफ, सबको पैसा देकर कोर्ट कचहरी वगैरह में उसी ने वही कोशिश की, एक सब खत्म। मतलब बलात्कारी है, बलात्कार के रिपोर्ट्स उसके खिलाफ, बयान है औरतों के उसके खिलाफ। ये बहुत बड़ा, मुझे कभी समझ में नहीं आया क्योंकि ये लेफ्टिस्ट लिबरल प्राइम मिनिस्टर, मगर उसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इसराइल के, ठीक है। एलन दर्शोविच तो बहुत बेहुदा किस्म का आदमी है, वो इसराइल का वकील है अमेरिका में, और वो जेफरी एप्स्टाइन का भी वकील है, हम्म, हम्म, ओके, और अभी नेथन्याहू का भी वकील है ये वॉकैम्स के मामले में। तो हम्म, एलन दर्शोविच का भी नाम ये पूरे कांड में जुड़ा है, डायरेक्टली जुड़ा है, मतलब ये लड़कियों का फायदा उठाते हुए। हम्म, फिर लेक्स वेक्सलर जो है वो भी एक बिलियनर है, बहुत बड़ा ब्रांड चलाता है, और बिल गेट्स का भी नाम है इसमें। बिल जो गेट्स का भी नाम है, कंप्यूटर यहाँ तक चॉम्स्की माइक्रोसॉफ्ट के का भी लिए जो नाम आ मशहूर चुका है, है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो हाँ, मशहूर है। जो वैक्सीन के लिए मशहूर है, जी। जो वैक्सीन के लिए मशहूर है, उसका फार्मा से मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो हाँ। कंप्यूटर वाला लाइन का है, मगर आज दुनिया का डॉक्टर बन चुका है, बहुत ही भयंकर किस्म का आदमी है। तो हम्म, ये सब लोग के नाम है ये पूरे मुद्दे को लेकर, ओके। और एक्चुअली क्या हुआ था, उसको पहले तो बहुत ही लीनियंट रूप से एप्स्टीन को छोड़ दिया था। 2008-9 में जो उसको पकड़ा गया, तो अलेक्जेंडर अकोस्टा था तब, वो तो बाद में ट्रम्प की सरकार का पार्ट भी बना।
तो उसको बहुत ही लीनियंट डील मिली कि भाई 1 साल की कुछ 3 साल की सजा थी, रोज निकल सकता था, क्लब में जाओ, रात को वापस जेल में आ जाओ, वगैरह वगैरह करके उसको। तो अलेक्जेंडर अकोस्टा को पूछा गया ऐसे तुमने क्यों किया? अकोस्टा ने बोला मुझे क्लियर कट बोला गया था कि ही इज लिंक्ड टू इंटेलिजेंस। ये तभी बात आ गई थी, ये इंटेलिजेंस का ही आदमी है, तुमको उस पर लीनियंसी ही करनी पड़ेगी। ओके, मगर बाद में 2018-19 में वापस मामला बहुत जोरों से उठा। एक मायामी हेरल्ड करके अखबार है, वहां की एक पत्रकार है, उसने उस पर बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया और बाद में उसको जेल जाना पड़ा। और लोग बोलते हैं कि कमिटेड सुसाइड, मेरा नहीं मानना है कि उसने सुसाइड कमिट किया है। मेरा मानना है कि जेफरी एप्स्टाइन को जेल में से निकाल कर कहीं छुपा दिया, या अमेरिका में या इसराइल में, क्योंकि दुनिया का जो कैपिटल है इसराइल, वो दुनिया का पीडोफाइल कैपिटल है। दुनिया भर के जितने इस किस्म के बलात्कारी और पीडोफाइल है जो छोटी बच्चों के साथ ये सब करते हैं, वो सब पे जो केसेस है सब भाग जाते हैं इसराइल अपनी सेफ्टी के लिए। ओके, इसलिए जो बलात्कार और जो डॉक्टर के बलात्कार और एकदम एक साइकोटिक इजरायली सोसाइटी हो चुकी है। एक तो जो एक केस आया जो इस बार जो 2023 के 7 अक्टूबर के मैटर में एक इजरायली लड़की को हमास पकड़ के ले गई थी, उसको तो हाथ नहीं लगा था हमास ने, मगर वो जब इसराइल जाती है तो उसका बलात्कार हुआ है। बोलो, वो ज्यादा सेफ थी गाजा में हमास के साथ और इसराइल में उसका बलात्कार हुआ है। ये तो हाल है इजरायली सोसाइटी। तो पॉइंट इज के आई थिंक जो अभी जो 2-3 चीजें हुई है हमारे लिए समझने के लिए कि एक सो जेफरी एप्स्टाइन के रैकेट ने अमेरिकन पॉलिटिक्स की गंदगी को एक्सपोज कर दिया है, बहुत ही, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने रिपब्लिकन डेमोक्रेट लीडर्स है जो प्रो इजराइल है, सबके सब ब्लैकमेल रैकेट में फंसे। इसलिए इतना आसानी से जो भी नेतन्याहू को उनसे करवाना है वो करवा लेता है, मगर वो टाइम बदल रहा है अभी। तीसरी बात यह कि अभी अमेरिका में गुस्सा फैल रहा है, खास करके गाजा के बाद। गाजा 2023 ने जो टिकटॉक पे आता रहा इमेजेस कि इसराइल बच्चों को मार रहा है, इसराइल पूरा की पूरा अस्पताल स्कूलों को उड़ा रहा है, कि इसराइल ने गाजा को पूरा खत्म कर डाला, लाखों लोग को मार डाला, उससे पूरा जनमानस अमेरिका में भी, दुनिया में तो है ही, मगर जो कोर था कि अमेरिका में ये पब्लिक ओपिनियन बदली एंटी इसराइल, जो कभी समझ नहीं आता कि कब होगा, अभी वो हो चुका है और भी बढ़ने वाला है। ओके, तो ये तीसरी बात हुई गाजा के शहादत के कारण। चौथी बात जो हुई है कि अभी अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वहां तो क्लियर कट जो उनका वोटर है वो तो टोटली एंटी इसराइल हो चुका है, 70-80%। कमला हैरिस का आने का भी कारण हो, कमला हैरिस ने क्योंकि पोजीशन नहीं ली सीज फायर को लेकर बाइडेन और उसकी सरकार ने, इसलिए कमला हैरिस हारी। और वो अभी बोलती भी है कि हम लोग को उसकी कोई नई किताब आने वाली है जिसमें वो बोलती है अभी कि हम लोग को इसराइल को वो टाइम पे कुछ अलग तरीके से डील कर लेना चाहता, नहीं किया, इसलिए उसका ये हाल है। तो डेमोक्रेटिक वोटर तो क्लियर कट है। और डेमोक्रेटिक पार्टी में हमें देखना है, जोरान ममदानी के जीत के बाद बर्नी सैंडर्स भी वही लाइन का है अलेक्जेंडर को, कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से एंटी इसराइल कैंडिडेट 2028 के लिए आगे आएंगे या कौन आने वाला है। ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर एंटी इसराइल कैंडिडेट प्रेसिडेंसी के लिए आता है और अगर वो जीतता भी है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा यहाँ रुक करके इसमें जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिपब्लिकन पार्टी का। कि रिपब्लिकन पार्टी में जो प्रो इजराइल लॉबी के लोग हैं, वो तो ट्रम्प तो है ही, फिर चक शुमर है, क्लिंटन है, ओबामा, ये सब जो लॉबी है वो प्रो इजराइल लॉबी है। इसलिए जोरान को ना हिलरी ने सपोर्ट किया, ना चक शुमर ने किया, ना ओबामा ने किया, किसी ने एंडोर्स नहीं किया। मगर अभी ये देखना है डेमोक्रेटिक पार्टी में से कौन से कैंडिडेट ये प्राइमरीज के दौरान 2026 से जो शुरू होगा, कौन से लीडर्स सामने आते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी में भी देखना है, रिपब्लिकन पार्टी में खास करके, कि वहां टकर कार्लसन है, कैडिन ओवेंस है, मार्जरी टेलर ग्रीन जिसने ऑलरेडी बोला है कि मैं कंटेस्ट करने वाली हूँ प्राइमरी, और थॉमस मैसी, जिन्होंने, ये 2 ही लोग थे पूरे रिपब्लिकन पार्टी में जो एंटी इसराइल लाइन ले रहे थे, बाकी के सब उधर थे। ओके, तो रिपब्लिकन पार्टी में जो क्रिश्चियन कॉन्जर्वेटिव्स है, जो क्रिश्चियंस है और जो भी इसराइल को चैलेंज कर रहे हैं, ओके, ये तो मुझे क्लियर कर दिख रहा है कि अभी इसराइल के लिए स्पेस दोनों पार्टियों में कम होते जा रहा है। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप ही प्रो इसराइल नहीं रहेगी तो इसराइल का काम तमाम होने वाला है अमेरिका में 2028 तक। जो मैं 2028 का बोल रहा था, तो ये अगले 2-3 सालों में बहुत तेजी से चीजें अमेरिका के अंदर भी बदल रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आखिरी बार आपको बोल दूं, आपके दर्शकों को
देखना जरूरी है, आखिरी हम्म, मतलब उसके बाद और भी बात करेंगे, हाँ। कि एक गुस्सा ये है क्रिश्चियंस में, अभी उनको समझ में आई है कि यहूदी धर्म ईसा मसीह के बारे में बहुत ही बुरी बातें बोलता है, हम्म, हम्म, मदर मैरी के बारे में बहुत बुरी बातें बोलता है, ईसाई हम्म, धर्म के बारे में बुरी बातें बोलता है। हम्म, तो एक किताब है द तालमुड हम्म, ऑन जीसस क्राइस्ट, और वो किताब लिखी है पीटर शेफर करके एक ऑथर है, ठीक है। हम्म, ये पूरी किताब में ये चीजें हैं कि ईसा नबी इज बॉइलिंग इन शिट इन हेल, वो एक पागल रैबाई जैसा था, वो एक हेरेटिक था। माँ माँ के बारे में तो मुझे बोलना भी नहीं, मदर मेरी के बारे में, बट ये गुस्सा आ रहा है कि भाई ये हमको जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन बोलते ऐसा कुछ है नहीं, हम्म, इन्होंने क्रिश्चियंस का फायदा लिया है, हमारा पैसा लिया है, पैलेस्टीन क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, यूक्रेन में वॉर करके रशियन और क्रिश्चियंस को मरवा रहे हैं, हम्म, आर्मीनियन क्रिश्चियंस को अजरबैजान के साथ मिलकर मरवा रहे हैं, हमारा पैसा, तो हम लोग कितने मूर्ख भाई। हम्म, ये टकर कार्लसन बहुत बड़े पैमाने पर, निक फ्यूएंटेस एक अलग किस्म का शख्स है, क्योंकि निक फ्यूएंटेस का भी नाम है, क्योंकि वो तो प्रो हिटलर लाइन भी लेता है और थोड़ा वाइट सुपरमेसिस्ट लाइन है, मगर वो भी अपनी बात बोल रहा है। सुनना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ सबसे थोड़ी हम्म, थोड़ी बात बिल्कुल, मिलती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का माहौल अभी अमेरिका में बनते जा रहा है, और रिजल्ट को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें अभी। हाँ, ईसाइयों को जूडियो क्रिश्चियन के नाम से जोड़ने की कोशिश की जाती है, और मुसलमानों को अब्राहमिक अकॉर्ड के नाम से जोड़ने की कोशिश की जाती है जब हाँ, अपनी जरूरत पड़ती है। यानी जब हम फंसे तब एग्जैक्टली। हम बात करें कि सब सारे मजहब एक हैं और सबको एक साथ होना चाहिए। असल में उसे समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपने हालांकि बहुत अच्छे से बहुत ही बारीकी से, इतनी बारीकी से आपको अमेरिका की सियासत के बारे में मालूमात है, बहुत ही अप्रिशिएबल है। मैं समझता हूं दर्शकों को ये समझना चाहिए कि इतनी गहराई से इतने लोगों के नाम, उनके कैरेक्टर, वो किस तरह के हैं, वो सब आपने बताया। तो अब आपने ये बताया कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों में प्रो इजराइल लॉबी कमजोर होती नजर आ रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन इजराइल के खिलाफ है। तो क्या वाकई ये जो इजराइल लॉबी है वो इतनी कमजोर हो जाएगी? कोई बीच में कोई नया खेल तो नहीं होगा? आपने हालांकि अब से पहले भी इशारा दिया कि अमेरिका में कोई बड़ा आतंकवादी हमला कराया जा सकता है या कुछ और हो सकता है। क्या क्या लगता है कि ये शैतान जो पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस को सेक्स स्कैंडल में फंसा करके अपनी मर्जी से दुनिया चलाने की कोशिश करते रहे, क्या अमेरिका को इतनी आसानी से चंगुल से छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेगी नहीं, मगर इसराइल का ग्राफ एकदम डाउन होते जा रहा है। हम्म, और देखिए, 9/11 की चर्चा टकर कार्लसन ने चालू कर दी है। हम्म, ये सब लोग थे जो प्रो इसराइल थे, ये सब हम्म, लोग थे जो इस्लामोफोबिक थे, ये हम्म, सब लोग थे जो एंटी मुस्लिम थे। हम्म, कैडेंस रोविन जो आज दुनिया की नंबर 1 पॉडकास्टर है, उसने माफी मांगी है कि हम्म, हम लोगों ने 25 साल से जो मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखा है वो हमारी गलती थी, हम माफी मांगते हैं। ओके। हम्म, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक इसलिए करा दिया ताकि एक एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम माहौल बने दुनिया में, हम्म, खास करके अमेरिका में, ताकि अमेरिका को वॉर्स पे लगाया जाए और पैलेस्टाइन का मुद्दे को और भी भयंकर परिस्थिति में लाया जाए। हम्म, ओके। तो ये पत्ता तो उन्होंने बार बार खेला है, और अभी ये दिख रहा है कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है ईसा मसीह के बारे में, मदर मेरी के बारे में, और तालमुद क्या बोलती है। हम्म, ओके। तो अभी तो दिख रहा है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और भी करीब आ रहे हैं। हम्म, जोरान मोहम्मदानी की जीत एक बहुत बड़ा, बहुत सारे कारणों के कारण इट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। बात सही है कि इसराइल डेस्परेट होते जा रहा है, ठीक है, और वो कोई बड़ा 9/11 स्टाइल कुछ आतंकवादी हमला करेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडर भी फंसे हैं, रिपब्लिकन पार्टी के भी जो प्रो इजराइल लीडर फंसे, सबको जरूरत है कि वापस कुछ प्रो हम्म, इजराइल माहौल बने। हम्म, तो ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन तो कुछ भी हो सकता है, या फिर ईरान वाला वॉर ही ना शुरू करे ताकि वो हो जाए, मगर ईरान के वॉर शुरू करने के पहले वो लोग को कुछ तो कांड अमेरिका में करवाना पड़ेगा। हम्म, तो ये सब तो है, क्योंकि फरवरी में इसराइल में इलेक्शन होंगे, हम्म, तो आने वाले 2-3 महीनों में क्या क्या होगा, वो जरा वो देखना है। मगर हम्म, इसराइल कुछ भी कर सकता है, हम्म, मगर लोग अभी अमेरिका में जागरूक है। आप हम्म, देखिए 9/11 को लेकर, जॉन एफ कैनेडी की एसोसिएशन को लेकर, यूएसएस लिबर्टी को लेकर, यूएसएस लिबर्टी 1967 का हादसा है, हम्म, या इजिप्ट और इसराइल के वॉर के पहले अमेरिका ने एक स्पाइसशिप भेजी थी। हम्म, इसराइल को समझ में आ गया था कि हमला तो मुझे पहले करना है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर ये आइडेंटिफाई हो गया कि मैंने पहले हमला किया है, तो पूरा कानून मेरे खिलाफ आएगा। हम्म, तो उसने यूएसएस लिबर्टी जो अमेरिकन स्पाई शिप थी वो टाइम की, बहुत एडवांस, उसी को उड़ा दिया, हम्म, और 34 अमेरिकन सेलर्स मरे।
आज तक उनको जस्टिस नहीं मिला है, क्योंकि जो लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट थे वो टाइम पे, उसने पूरा कवर अप किया था। और लिंडन जॉनसन आए थे जॉन एफ कैनेडी के बाद, और लिंडन जॉनसन का भी रोल है जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन में। ये मेरी स्टडी है, ताकि जॉन एफ कैनेडी हट जाए, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी इनके इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि एपैक जो एक फॉरेन लॉबी है एक्चुअली, वो फॉरेन लॉबी करके रजिस्टर हो। ओके, वो एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, वो तो पूरा इजराइल का ही काम करती है। ओके, इसको लेकर जॉन एफ कैनेडी को मोसाद और सीआईए ने खत्म कर दिया, और लिंडन जॉनसन जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट बन गए, और पूरा जॉन एफ कैनेडी की हत्या को भी कवर अप कर दिया। और उसके बाद जो यूएसएस लिबर्टी पे 1967 में हमला किया था वो भी पूरा कवर अप कर दिया। ओके, तो ये सब चीजें खुलकर अभी चर्चा में अमेरिका में आ चुकी है। मैंने तो इतना कभी चर्चा देखा नहीं है। और मैं जो इंटरेक्ट करता हूँ, ये अमेरिकन लोग भी, जैसे आप थोड़े सरप्राइज हो जाते हो कि भाई तुमको इतना अमेरिकन पॉलिटिक्स का कहाँ से पता है, तो मैं 30-35 साल से सब यही कर रहा हूँ, इससे मुझे बारीकी पता है, क्योंकि मैं जानता था कि भाई उसको समझे बिना हम लोग फिलिस्तीन के मुद्दे को हल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो पूरी लॉबी को समझना होगा उनकी कैसे वो ऑपरेट होते हैं। सच बात यही है, सच बात यही है कि उनके जब तक जहनों को नहीं पढ़ा जाएगा, जब तक उनको नजदीक से नहीं समझा जाएगा, ये समझना मुश्किल है कि आखिर ये जहां जहां बदमाशियां कर रहे हैं वो कैसे कोई हल होगी या उसका क्या हल हो सकता है। ये अच्छा, आपने जेएफके जिनके नाम से एयरपोर्ट है बाकायदा न्यूयॉर्क का, जॉन एफ कैनेडी, उनके मर्डर में मोसाद और सीआईए का नाम लिया। अच्छा, अब ये अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने टकर कार्लसन की किसी बात पर तारीफ की थी जो उम्मीद के बिल्कुल बरखिलाफ थी। वो क्या कुछ था? नहीं, देखिए, बात ऐसी है कि कल और एक बात हुई। हाँ, जेडी वैंस जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, हाँ, उस पर भी हमला हुआ, क्योंकि टकर कार्लसन का जो बेटा है वो उसके लिए काम करता है। तो कल जो ये मार्क लेविन और ये जो बेन शपीरो वाली लॉबी है, उन्होंने जेडी वैंस पे हमला चालू किया कि तुम ये जो एंटी सेमिटिक लोग हैं, एंटी इजराइल लोग हैं, तुम उनको क्यों रखे हो काम पे। ठीक है, तो जेडी वैंस ने टकर कार्लसन पे कोई हमला नहीं किया। ओके, क्योंकि जेडी वैंस भी समझ रहा है कि टकर कार्लसन जो बोल रहा है अमेरिका फर्स्ट, वही सही है, क्योंकि जेडी वैंस भी कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कॉन्जर्वेटिव तो है। ठीक है, तो ये जो दादागिरी चल रही है ये 2% आबादी की, ये पूरा क्रिश्चियन समाज पे वहां की, अभी उसकी हद आ चुकी है। ओके, क्योंकि आप टकर कार्लसन ने क्या गलत बोला है तुम वो बोलो ना पहले। टकर कार्लसन एंटी सेमिटिक है, टकर कार्लसन एंटी जूइश है, यही बोलोगे तो नहीं चलने वाला। टकर कार्लसन के साथ तुम बैठ के डिबेट करो, और टकर कार्लसन के साथ डिबेट में मार्क लेविन उतरने के लिए तैयार नहीं है, और टकर कार्लसन को कोई जरूरत नहीं है। टकर कार्लसन के पास 5.5 मिलियन फॉलोअर है, उसके यूट्यूब, उसके ट्विटर हैंडल या जो भी है, और मार्क लेविन के पास शायद 83,000 है, कुछ खास नहीं उसका। ओके, तो मार्क लेविन बोला मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके टकर कार्लसन को उसका ये बढ़ेगा तो ग्राफ बढ़ेगा, तो टकर कार्लसन को जरूरत नहीं है। मगर टकर कार्लसन और बेंच और ये कैडेंस ओवेंस के साथ ये लोग की औकात ही नहीं डिबेट करने की, आएंगे तो पूरे एक्सपोज हो जाएंगे। ओके, तो ट्रंप ने भी ये जो सपोर्ट आपने बोला है, क्योंकि ये जो लोग है टकर कार्लसन, चार्ली कर्क, ये वो जो है, उसके कारण ट्रंप जीत पाया। जो पूरा एक पब्लिक का माहौल बना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका जो क्रिश्चियन कॉन्जर्वेटिव एजेंडा है, एक वाइट एजेंडा है, उसमें ये सब लोग थे जिन्होंने ट्रंप को जिताने का काम किया था। मगर आज ये पोजीशन आई है कि अगर, मतलब आप सोचो कि जब ट्रंप ने फाइनली ईरान पे हमला किया इजराइल के दबाव में आकर, तो टकर कार्लसन और चार्ली कर्क दोनों गए थे ट्रंप को मिलने के लिए कि भाई अब हमला मत करो। ओके, यही सब कारण है जिसके कारण चार्ली कर्क को मार डाला लोगों ने। ओके, और नेतन्याहू का बोल रहे आना पड़ा, भाई हम लोगों ने नहीं मारा है, ये वाली हालत है। चार्ली कर्क को मारने के बाद कल तक उसने हमारे साथ बहुत काम किया, वो ये नहीं देखते, जैसे ही उन्हें लगता है कि ये अब दुश्मन की तरफ जा रहे हैं तो उसे खत्म कर देते हैं। अच्छा, ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका में फिलिस्तीन के हक में माहौल है, वहां प्रो फिलिस्तीन लोग आगे आ रहे हैं, ममदानी की मिसाल हमारे सामने है, तो अभी क्या लगता है ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसने कमाल करके दिखाया, 2 साल जंग लड़ी और अब भी कहते हैं कि अब भी आ जाओ, जब भी आप हमला करोगे तो हम जवाबी कार्रवाई मजबूत करेंगे, जो ईरान बार बार कह रहा है,
आपको क्या लगता है कि उधर उनके कमजोर होने से इनको कोई फायदा मिलेगा? फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए कुछ हालात बेहतर बनेंगे? मोहम्मद बिन सलमान तो नॉर्मलाइजेशन की बात करके आ गए किसी हद तक। मोहम्मद बिन सलमान, यूएई, ये लोग की कोई औकात ही नहीं है। मुद्दा यह है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इसमें क्या रोल निभाएगा, ये तो हम लोग को पहले से पता है। ठीक है। मुद्दा यह है कि अगर अमेरिका में इजराइल वीक होता है तो फिर इजराइल करेगा क्या? उसका पूरा जो पॉलिटिकल वीटो की जो ताकत है वो एक ही देश उनके साथ खड़ा। आज 60-70% बॉम्ब्स भी वहीं से आते हैं। पैसा $30 बिलियन, ये जो सब वहीं से आ रहा है। जर्मनी तो है, मगर अगर अमेरिका पीछे हट गया तो जर्मनी फर्मनी की कोई औकात नहीं। वैसे यूरोप में तो बहुत बड़ा माहौल है इजराइल के खिलाफ। तो इजराइल में, अमेरिका में अगर इजराइल वीक होता है तो हमास और हिजबुल्लाह और ईरान जैसी चीजों पे नॉर्मल बातें होने लगेगी, जो हो रहा है। ये ऑलरेडी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ उनके जो क्रिश्चियन कॉन्सर्वेटिव चैनल्स है कि भाई ईरान हमारा शत्रु नहीं है ना भाई। ईरान ने किसको कौन सी अमेरिका में हमला किया? ईरान से तो हमको कोई खतरा नहीं है। खतरा तो इजराइल से है भाई। वो हमको स्पाई कर रहा है, अलग अलग वॉर में घसीट कर लेके जा रहे हैं, कर्जे में डाल दिया है। खतरा तो इजराइल से है। ओके। तो ये तो अपने जो विकीपीडिया का क्या था, वो जो पत्रकार था जिसको डाल दिया था अंदर लंबे समय तक। हाँ, वो जो मॉस्को चला गया था भाग करके। हाँ हाँ, उसने बोला था भाई हमको खतरा रशिया से नहीं, इजराइल से। हमारा जो शत्रु नंबर 1 है इजराइल है। ये खुलकर बातें अभी पहले इक्के दुक्के लोग बोलते थे, अभी तो इतने सारे लोग बोल रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में जो नौजवान है ना, वो खुलकर ये डिबेट में आ चुके हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स भी ये डिबेट में आ चुके हैं। ये जो टॉकिंग पॉइंट यूएस है, जो चार्ली कर्क का जो प्लेटफॉर्म है, टॉकिंग पॉइंट यूएस, जो अलग अलग जगह पे कॉन्फ्रेंस होता है, तो वहां जो स्टूडेंट्स माइक पर आके क्वेश्चंस पूछते हैं, वो डायरेक्टली इजराइल के बारे में पूछ रहे हैं। जी 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 जी। तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको, तो इजराइल के लिए स्पेस एकदम खत्म होते जा रहा है। और वो डेस्परेशन में वो कोई ना कोई बड़ा कांड करेगा, मगर वो कांड से वो एक्सपोज ही होने वाला। हाँ, ये बात सबको इसका समझ में आ रहा है। जी। फिरोज साहब, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंफॉर्मेशन दी आज के इस प्रोग्राम में। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद पूरी दुनिया की सियासत पर जिस तरह से अमरीकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां पूरा कब्जा रखना चाहती हैं, उसकी एक मिसाल है। एक ये एप्स्टीन फाइल्स जो है वो इससे बहुत बड़े खुलासे होने जा रहे हैं, और इसका पूरी दुनिया की सियासत पर असर जरूर पड़ेगा। खास तौर पर अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर भी ऐसी उम्मीद की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।